नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएस पावर के आज के इस वीडियो में। आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं किसी भी नॉर्मल बाइसिकल को इलेक्ट्रिकल बाइसिकल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन करते वक्त आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उन चैलेंजेस के क्या-क्या सॉल्यूशन होते हैं, ये भी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अभी किसी भी बाइसिकल को इलेक्ट्रिकल बाइसिकल बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि मोटर, उसका कंट्रोलर, उसका थ्रॉटल, उसके बाद बैटरी। ये बेसिक कंपोनेंट्स है। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स आते हैं उसे हम लोग एडिशनल कंपोनेंट्स बोलते हैं। अभी मैं थोड़ा-सा ब्रीफ में इसका टेक्निकल डिटेल्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरा मोटर है, ये 48 वोल्ट 350 वाट का मोटर है, काफ़ी दमदार है, अच्छा खासा वेट उठा लेता है। उसके बाद ये मेरा कंट्रोलर है जो कि 48 वोल्ट 60 वोल्ट का डुअल मोड कंट्रोलर है और इसका जो एम्पियर रेटिंग है ये 35 एम्पियर का है। उसके बाद ये हमारा इलेक्ट्रिकल थ्रॉटल है जिसे हम लोग यूज़ करेंगे आपकी मोटर को एक्सेलरेट करने के लिए। और ये हमारी बैटरी है जो है लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करती है और काफ़ी देर तक चलती है। उसके बाद इसका लाइफ स्पैन भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने लिथियम फेरस फॉस्फेट की बैटरी ले ली। इसका जो वोल्टेज है ये 60 वोल्ट है और इसका जो एम्पियर आवर है ये हमारा 6 एम्पियर आवर है। तो चलिए इन सभी कंपोनेंट्स के साथ हम लोग हमारी बाइसिकल को इलेक्ट्रिक में बना देते हैं। इलेक्ट्रिकल बाइसिकल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अपनी रेगुलर बाइसिकल ली है जो कि हीरो एस्केप का मॉडल है। ये बाइसिकल मेरे पास काफ़ी सालों से है, काफ़ी मैं जब बच्चा था तब से मेरे पास ये साइकिल थी। तो इसी साइकिल को मैंने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया था। अभी मैंने इसको पूरा डिसमेंटल कर दिया है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इसे सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इसको रेट्रोफिट कर सकते हैं, यानी कि कन्वर्जन करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसमें से सब सामान को निकाल दिया है, इसमें से रिम को भी मैंने हटा दिया है और डिसमेंटल करके इसके स्पोक्स और इसका टायर सब बाजू में रख दिया है। अभी इस मोटर को अगर मुझे इस रिम में लगाना है तो सबसे पहले मुझे एक पर्टिकुलर साइज़ के स्पोक्स की ज़रूरत है, जो कि 8 इंच का स्पोक्स होता है। 8 इंच का स्पोक्स कंपैटिबल होता है इस डायमीटर के मोटर को इस रिम में फिट करने के लिए। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हर एक मोटर का जो साइज़ होता है ये अलग-अलग होता है और उसी के हिसाब से आपको अलग-अलग स्पोक्स की ज़रूरत है। अभी मेरे पास जो 26 इंच का रिम है उसके लिए ये स्पोक्स कंपैटिबल है, इसलिए अभी ये मोटर इसमें आसानी से फिट हो जाएगी। तो अभी हम लोग इस मोटर को इस रिम में फिट करके ले लेते हैं।
उसके बाद स्पोक्स का जो अलाइनमेंट है ये मैंने सीधा रखा है, इसको मैंने क्रॉस नहीं किया है। और जो रेगुलर तरह से हम स्पोक्स को माउंट करते हैं उसी तरह मैंने इसको माउंट कर दिया है। तो इस तरह से अभी हमने मोटर को इस रिम के साथ माउंट कर दिया है। अभी इसके बाद हमारा और एक इम्पॉर्टेंट काम होता है जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसमें इस व्हील को हमें इनबैलेंस से बैलेंस करना होता है, जो काम आप लोकली जाकर नहीं कर पाते हो। कोई कोई ऐसे मैकेनिक होते हैं, साइकिल मैकेनिक होते हैं जो ये काम को कर देते हैं, बट सभी मैकेनिक ये काम नहीं करते हैं क्योंकि ये काम उनको आता नहीं है या शायद उनको काफ़ी मुश्किल लगता है। बट यकीन मानिए ये काम काफ़ी आसान है और सेम जिस तरह से आप रेगुलर रिम को बैलेंस करते हो उसी तरह से इसको बैलेंस करना है। बट बैलेंस करने के लिए मैंने अभी इंस्ट्रूमेंट तो मेरे पास भी नहीं है, बट मैंने इसमें एक तरकीब लगाई है जिसे मैंने अपने रियर फोर्क में माउंट करके फिर इसको मैंने उसका इनबैलेंस निकाल कर मैंने इसको बैलेंस कर दिया। मैंने इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि एक डेडिकेटेड वीडियो है जो आपको बताएगा कि किस तरह से आपको इनबैलेंस रिम को बैलेंस करना है। तो हम लोग इस स्टेप को स्किप करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हमारे तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में आपको इस व्हील को माउंट करना होता है आपके रियर फोर्क में। अभी रियर फोर्क में क्या होता है, जो रेगुलर बाइसिकल्स होते हैं उनका जो रियर फोर्क का विड्थ होता है, जो ड्रॉप आउट डिस्टेंस होता है, ये काफ़ी कम होता है। तो इस कम ड्रॉप आउट डिस्टेंस में आपका जो हब मोटर है ये माउंट नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा आपको फैलाना पड़ेगा। अभी इसमें हमें क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है कि इसको फैलाए कैसे। दूसरी बात, अगर इस काम को मैं किसी मैकेनिक के पास लेकर जाता हूँ तो मैकेनिक राज़ी नहीं हो रहा था ये काम करने के लिए। उनको भी ऑब्वियसली डर ही रहता है कि अगर काम करते वक्त जो फ्रेम है ये टूट जाता है तो इसकी भरपाई कौन देगा। तो इसलिए वो काम ये नहीं कर रहे थे, तो इससे मेरा काम ये काफ़ी पोस्टपोन्ड हो रहा था और काम भी बन नहीं रहा था। तो इसलिए मैं इस साइकिल को वापस घर पर लेकर आया और सोचा कि घर पर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। इसके लिए मैंने काफ़ी सारे ऐसे टूल्स देखे और हालांकि मुझे काफ़ी अच्छे टूल्स मिले नहीं, बट मुझे एक टूल मिला जिसका नाम है मोटरसाइकिल जैक, जिसने मेरा ये काम काफ़ी आसानी से कर दिया। पहला मेरा ड्रॉप आउट डिस्टेंस 4 इंच का था जो कि अभी 6.5 इंच का हो गया और आसानी से मैंने अपने मोटर को पीछे रियर में माउंट कर दिया। रिम को मैंने फ्रेम में अभी माउंट कर दिया है, फिर भी मुझे कुछ चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि मेरा जो व्हील है ये मेरा सही तरीके से अलाइन नहीं है और दूसरा मेरा जो बाइसिकल का चेन है ये काफ़ी छोटा पड़ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले बाइसिकल के चेन को फ्री व्हील में माउंट करना होगा और उसी के बाद मुझे व्हील को अटैच करना होगा मेरे रियर साइड में। तो अभी मैं ये कर देता हूँ। बाइसिकल की चेन को माउंट करने के बाद भी जो मेरा व्हील अलाइनमेंट है फ्रेम के साथ ये मेरा सही नहीं हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ इसको स्ट्रेट करने की। तो मैंने इसको अभी स्ट्रेट कर दिया है, बट मैं इसको पैडल करके देखता हूँ कि मेरी जो चेन है ये गिर तो नहीं रही है। तो मैं पैडल करके देखता हूँ। तो देखिए पैडलिंग के वक्त मेरी चेन है ये गिर रही है, तो मुझे अभी व्हील को वापस चेन के हिसाब से अरेंज करना होगा ताकि मेरे जो पैडलिंग करते वक्त चेन गिरे नहीं। तो इस तरह से अभी हमने रिम को अलाइन कर दिया है और काफ़ी अच्छे से हमारा काम हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और नट और वॉशर्स को यहाँ पे टाइट कर देते हैं। तो चलिए ये काम कर देते हैं। ये काम करने से पहले मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको और एक चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वॉशर्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे 2 नट दिखाई दे रहे हैं जो कि लेफ़्ट और राइट में लगेंगे। और यहाँ पे कुछ वॉशर्स है, कुछ और नट्स है और एक टाइप का वॉशर है। ये वॉशर काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉशर है। इसी वॉशर के कारण आपका जो मोटर का शाफ्ट होता है ये अपने जगह पर बना रहता है और ये अगर आप नहीं लगाते हो तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो शाफ्ट होता है ये जगह पे ही घूम जाता है और उसके कारण आपका जो वायर होता है मोटर का ये टूट जाता है। अंदर से भी ये टूट जाता है और बाहर से भी ये टूट जाता है। तो इसलिए इसका आप ध्यान रखिए कि इसको लगाना काफ़ी ज़रूरी है। इसको किस तरह से लगाते हैं ये भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर पहले से ही एक नट मोटर के शाफ्ट पर अंदर के बाजू से लगा है, वैसा ही उसके अपोजिट बाजू में भी लगा दिया है।
उसके बाद यहाँ पर जो मोटर का शाफ्ट है उसके ऊपर आपका पहले लॉक नट वॉशर लगेगा, जो कि इस तरह से लगाना है जिससे आपका लॉक नट का वॉशर है उसके ऊपर जो उसका फ्लैंज है ये उसके सीजर के दोनों गैप के बीच में फंस जाए। इस तरह से इसको लगाना है जिससे ये मोटर का शाफ्ट है ये लॉक रहेगा और अपने एक्सिस में घूम नहीं पाएगा। इसके बाद इसमें नॉर्मल वॉशर लगेगा। उसके बाद इसमें रियर मडगार्ड सपोर्ट लगेगा और अगर साइकिल में नहीं है तो इसमें डायरेक्ट नट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी नट को कस देता हूँ। तो अभी इसे हम लोग कसकर टाइट कर देते हैं। पूरा होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अभी सेम नट का अलाइनमेंट इसके दूसरे बाजू में भी करना पड़ेगा, तो उसे भी कर देते हैं। तो इस तरह से अभी हमारा मोटर फाइनली माउंट हो चुका है। पूरा होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंट्रोलर को माउंट करते हैं। इस पोर्शन के ऊपर मैं कंट्रोलर बॉक्स के साथ कंट्रोलर माउंट कर दूंगा। तो इस तरह से अभी कंट्रोलर का बॉक्स मैंने माउंट कर दिया है। अभी मैं इसमें कंट्रोलर रख देता हूँ और ऊपर में अभी थ्रॉटल को माउंट कर देता हूँ। तो इस तरह से अभी हमारा थ्रॉटल का भी काम हो चुका है। अभी हम लोग इसमें ब्रेक लीवर्स को लगाएंगे। पुराने जो ब्रेक लीवर्स थे उनको मैंने निकाल दिया है और अभी हमने नए ब्रेक लीवर्स लगाने हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिकल ब्रेक लीवर्स है जिनसे हमारा पावर कट ऑफ होगा। इनमें आप देख सकते हैं एक एक वायर निकल के आया है बाहर, और ये वायर हम लोग क्या करेंगे कंट्रोलर तक पहुँचाएँगे और वहाँ पर हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो जल्दी से मैं अभी इन ब्रेक लीवर्स को भी लगा लेता हूँ। दोनों ब्रेक लीवर्स को मैंने लगा लिया है, बस ब्रेक वायर को लगाना बाकी है। और ये दोनों वायर को अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इनको बाद में कनेक्ट करेंगे। तो अभी ब्रेक वायर्स को लगाता हूँ। तो इस तरह से सारे बेसिक कंपोनेंट्स अभी माउंट हो चुके हैं। बस अभी बैटरी बॉक्स को लगाना है जिसमें हमारी बैटरी रहेगी। यह हमारा वायर स्पाइरल है जिससे हम लोग हार्नेस को कवर करेंगे, और इसमें कुछ स्क्वायर mm साइज़ के वायर्स भी है और साथ ही में इंसुलेशन टेप भी लगेगा। तो चलिए अभी कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए मैंने कलर टू कलर वायर्स का इस्तेमाल किया है ताकि कंट्रोलर के यहाँ पे कनेक्शन करते वक्त मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी वायर को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ और इनको एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने अभी वायर को एक्सटेंड कर दिया है और कंट्रोलर में भी जोड़ दिया है। बस मुझे अभी फेज़ वायर का और हॉल सेंसर का कनेक्शन करना है, वो भी मैं अभी कर देता हूँ। तो इस तरह से अभी फेज़ वायर का भी हो चुका है और हॉल सेंसर का भी हो चुका है। तो इस तरह से अभी हमारा सब कनेक्शन हो चुका है। ये छोटे वायर्स को मैं अभी कंट्रोलर बॉक्स के अंदर ढक दूंगा और स्पाइरल की मदद से वायर हार्नेस को हम लोग कवर कर लेते हैं। अभी हम लोग बैटरी बॉक्स को माउंट करते हैं, तो उसको भी मैं करता हूँ। बैटरी बॉक्स को माउंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ड्रिल किया है जिससे ये बॉक्स जगह पे बना रहे। तो बैटरी बॉक्स को भी मैंने अभी माउंट कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा बाइसिकल इलेक्ट्रिकल बाइसिकल बन चुका है। इसमें बस आपको बैटरी डालना है और इसको चलाना है। तो चलिए मेरा पूरा काम फिनिश हो चुका है। तो अभी हम लोग इसको चलाकर देखते हैं।